इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्त वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, चोलों, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1994 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? जल्दी से बताइए। अंतिम गुप्त शासक, तो याद रखना है अंतिम जो गुप्त शासक था वो भानुगुप्त था। कौन था? भानुगुप्त था। और ये भी याद रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आधा भाग, उपज का आठवां भाग। ये 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रम तथा भाग कर कहा गया है। और यहाँ पर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/8, 1/6। ये 1995 में आया हुआ प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1/6। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। उत्तराधिकारी, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इस चीज को आप याद रखेंगे। और जहाँ पर चंद्रगुप्त ने आर्यव्रत, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत
के 12 शासकों को पराजित किया था। 12 शासकों को पराजित किया। और ये भी याद रखना है कि इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का क्या कहा गया? जल्दी से बताइए। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का क्या कहा गया? तो भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, जोती हुई भूमि, घने जंगल वाली भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो याद रखना है तीसरी शताब्दी के अंत में। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इस चीज को आप याद रखेंगे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है श्री गुप्त था, जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कालियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भूमाप। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो गुप्त काल में भूमि से अलग राजस्व लिया जाता था और कुल्यवाप और द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाई है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इकाइयाँ थी। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? घटोत्कच था, जो 280 से 320 ईस्वी तक हुआ इसके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारी को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ब्राह्मणों को। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है आपको कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इस चीज को आप याद रखेंगे, जो यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। जिसको आप जहाँ याद रखेंगे। और इसने महाराजा
महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विकट, विदक, भागम, हिरण्य, उपरनिका, उदरम। ये 2009 में आया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विदक भागम। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि गुप्त संवत, गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी तक था, तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है ये किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसकी जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम ने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और यहाँ पर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। ये आंसर हम कई बार बता चुके हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम के लिए। ये 2001 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोहे के यंत्रों। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो आपको याद रखना है कवि हरिशेन, कवि हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी था। और जिसने जिसने इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, रचना की। और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग से हम बता रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले, बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, धारण की। और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए, वीणा वादन, वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगा, दिखाया जाने से लगाया गया है, लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सीथियन, हूण, शक, सूची। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हूण। अब यहाँ पे याद रखना है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने विक्रम, विक्रमांक की उपाधि, विक्रमांक की उपाधि धारण की, धारण की थी। और इसे कविराज भी, कविराज भी कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। तो समुद्रगुप्त, गुप्त का उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 380 ईस्वी में राजगद्दी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुधगुप्त, शशांक, यशोधर्मन, प्रभाकर, वर्धन। तो ये 2016 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यशोधर्मन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया और शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत का दर्शन किया? युआन चुआंग, फाहियान, इत्सिंग, सुन युंग। ये 2016 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सुंग युन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त, जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो उत्तर निम्न कूटों के आधार पर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3 सही है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और ये भी याद रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से बताइए आंसर। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर
माना जाता था। यह गुप्त सम्राट के मध्य प्रदेश काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था और जलाद श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कथन सही है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। और यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत, स्कंदगुप्त ने गिरनार, ये गलत हो गया यहाँ पर, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। और दूसरी बात, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।